बिलावजह इस अहम गदी के लिए इतने दिन बर्बाद किए। उसने कई बार मुतफक्किराना अंदाज में दूसरी लड़की की तरफ देखा था और फिर वो अफसोसज़दा अंदाज में बोली, इससे तो बेहतर ये था कि मैं इसे अपना किया हुआ शिकार ही खिला दी थी। कहीं यह मर न जाए। तुम इसे पसंद करती हो, खा ये मेरे साथ रहती है। ओह, गोया तुम्हें इससे मोहब्बत है। हाँ, तब फिर तुम मोहब्बत ना आशना ना हो और तुम्हारे अंदर जज्बात मौजूद हैं। अच्छा ये बताओ, मुझे देखकर तुमने मेरे बारे में जानने की कोशिश क्यों की थी? क्या मैं तुमसे मुख्तलिफ नहीं हूँ? हो, लेकिन कभी कभी पानी के रास्ते ऐसे लोग आ जाते हैं और हम उन्हें शिकार कर लेते हैं। पानी के रास्ते आने वालों का गोश्त बहुत अच्छा होता है और हमारे लोग अगर किसी ऐसे को पा जाते हैं तो उसके हसूल के लिए आपस ही में लड़ पड़ते हैं और फिर होता यूं है कि वो तो भाग जाता है और इनमें से कोई आपस में ही मारा जाता है। तो गोया मुझे देखकर तुम्हें यही ख्याल आया था कि तुम खामोशी से मुझे शिकार कर लो और तुम्हारे कबीले के दूसरे लोगों को मेरे बारे में पता न चल सके। हाँ, मैं बहुत खुश थी। अच्छा है ना तुम्हारा नाम? जब तुम्हारे यहाँ माँ होती है, बाप होता है, तो फिर महबूब क्यों नहीं होता? आखिर वो दोनों किस तरह यकजा होते हैं? वो बस नास्तारी की रात को तारीकियों की दौड़ में जो साथी बन जाए। नास्तारी की रात कौन सी होती है? जब पूरी रात चांद नहीं निकलता। खूब है, लेकिन क्या कोई नौजवान किसी लड़की को अपनी मर्जी से अपना नहीं बना सकता? मैं समझी नहीं, तुझे बहुत कुछ समझाना होगा, मैंने कहा और झपट कर उसे दबोच लिया। लड़की सहम गई थी, उसकी आंखों में खौफ झांकने लगा। लेकिन प्रोफेसर, एक नौजवान लड़की जो मोहब्बत ना आशना, महबूब ना आशना हो और उसका आदशी बदन जवानी के रस में डूबा हुआ हो, तो उसके सामने मौजूद होशमंद क्या करे? यही ना कि उसे सारे रमूज से आशना करके उससे सवाल करे कि अब क्या कहती हो? सहमी हुई लड़की मेरे चौड़े सीने के नीचे कह रही थी, तू यकीन कर, मैं तेरे लिए शिकार फराम कर दूंगी, खुद से ज्यादा लजीज। मैं जाना चाहती हूँ, मैं भी मरना नहीं चाहती। ये अल्फाज उसने कई बार दोहराए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोश होगी। उसके चेहरे से हैरत के आसार नुमाया थे और उसकी आंखें खुमार आलूद होती जा रही थी। फिर वो आहिस्ता से बोली, तो मुझे कत्ल तो नहीं करेगा? तू तू तो अनोखा है। कैसा अजीब है तू, यकीन कर, मैं तुझे किसी तौर शिकार नहीं करूंगी। मैं तो अब वापस भी नहीं जाऊंगी। हम दोनों इसी गार में रहेंगे और जब शिकार खेलने वाले आएंगे तो हम रोपोश हो जाएंगे। हम इनके सामने ही नहीं जाएंगे और मैं हमेशा तेरे लिए जंगल से शिकार करके लाऊंगी। तो प्रोफेसर, लड़की फितरत के रमूज से आशना हो गई। उसके लिए ना सितारी की रात आ गई थी। जब चांद नहीं निकलता, रात के आखिरी पहर तक वो मेरे साथ जागती रही और सुबह तक उसकी शख्सियत ही बदल गई थी। उसकी आंखों में मोहब्बत का खुमार जाग उठा था। अब वो मेरे लिए हर तरह का एहसार करने को तैयार हो गई थी। चुनाचे सुबह ही वो उठ गई। सुन, उसने मुझे मुखातिब किया, तेरा क्या नाम है? जैसे मैं मेरा नाम? मैंने गहरी सांस ली। नाम मेरे लिए हमेशा मसला बन जाता था प्रोफेसर। अब मैं इसे क्या नाम बताता? वो सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। मेरा नाम सबूता है, बिलाखिर मैंने कहा। सबूता। उसने अपनी मर्जी के मुताबिक मेरे नाम के कई टुकड़े कर दिए। हाँ, यही नाम है। मैं तेरे लिए जंगल से शिकार कर लाऊं, तू यहाँ रहे और यहाँ से बाहर मत निकलना, वरना वो लोग तुझे शिकार कर लेंगे। नहीं यश, हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे। ओह बाका, उसने कहा। बाका क्या होता है? मैंने पूछा। जिसमें बहुत से आदमी मिलकर बड़ा शिकार करते हैं और फिर उनमें से सबसे ताकतवर आदमी सबसे बड़ा हिस्सा लेता है। जो कुछ भी समय ले यश, मैं भी चलूंगा। ठीक नहीं होगा सुबो, मैं चाहती हूँ तू दूसरों की निगाहों में ना आए, वरना वो लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं खुद भी यही चाहता हूँ यश, कि वो लोग मुझे ना छोड़ें। चलो बाहर चलें, मैंने कहा और वो खामोश हो गई। वैसी लड़की अपने सही जज्बात का इजहार भी नहीं कर सकती थी। जो कुछ उसके साथ हो चुका था उसने उसे मुतासर जरूर किया था, लेकिन वो अपने तासुर को कोई अल्फाज नहीं दे सकती थी। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर कशमकश नजर आई। फिर वो मेरे साथ गार से बाहर निकल आई और फिर हम दोनों जंगलों की जानिब चल पड़े। घने दरख्तों का इलाका यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था और उनके दरमियान शिकार मिल जाना था, लेकिन यहाँ पहुंचकर अचानक अश ठिठक गई। अरे मैं नेजा तो लाए नहीं, और अब शिकार कैसे करेंगे? उसने परेशान निगाहों से मेरी तरफ देखा। तुम्हें पानी के दूसरी तरफ की दुनिया के बारे में क्या मालूम है आश? मैंने खिलाफे तवक्का सवाल किया। पानी की दूसरी तरफ? हाँ, तुम पानी की जानिब से आने वालों का तज़किरा करती हो ना, जैसे कि मैं। तो तुमने सोचा कि ये लोग कहाँ से आते हैं? उनकी बस्तियां होंगी, अश बोली। हाँ, उनकी बस्तियां होती हैं और उनके रहने का अंदाज भी जुदा होता है और वो शिकार भी जुदागाना तरीके से करते हैं। ओहो सोबो, तुम भी तो पानी की दूसरी जानिब के इंसान हो। क्या तुम शिकार करने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल करते हो? हाँ, तो क्या इसमें नेज़े की जरूरत नहीं होती? बाज़ औक़ात नहीं। तब फिर मुझे अपने तरीके से शिकार करके दिखाओ, अश ने कहा।
और मैंने गर्दन हिला दी। लड़की सिर्फ लड़की थी, मैं उसके अंदर कोई ऐसी दिलकशी नहीं पा रहा था जो मुझे खास तौर से मुतासर करती, इसलिए मुझे उसके लिए कुछ खास लुत्फ भी नहीं आ रहा था। मेरी तबीयत उस वक्त जुलाई पर आया करती थी जब मेरे मुकाबले किसी खास शख्सियत के मालिक हो। तम समंदर के लंबे सफर के बाद उस खुशकी पर वो मेरा पहला शिकार थी, और बाज़ औक़ात किसी लजीज फल का छिलका भी चख लिया जाता है। मैंने एक नोकदार पत्थर तलाश किया जो बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन कारामद था। अश दिलचस्पी से मुझे देख रही थी और फिर मैं शिकार की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगा। हमने मजीद थोड़ा सा फासला तय किया। मैंने अंदाजा लगाया था कि जंगल के इस हिस्से में शिकार बहुत है। जाहिर है ये लोग शिकार करने के सही तरीके से नावाकिफ हैं, इसलिए इनके लिए शिकार मुश्किल होता है, वरना यहाँ जितने जानवर बिखरे हुए थे उसकी निस्बत इन्हें शिकार करना भी मुश्किल नहीं था। थोड़े ही फासले पर मुझे एक बारहसिंगा नजर आया और अश ने मेरा बाजू दबा लिया। वो भी बारहसिंगे को देख चुकी थी। मैंने उसे देखकर गर्दन उठाई और पत्थर को तोलने लगा। मैंने बारहसिंगे के सर का निशाना लिया और फिर पत्थर की आवाज उसके लिए हैरत अंगेज थी। पत्थर एक तेज आवाज के साथ निकला और बारहसिंगे का भेजा पाश पाश हो गया। वो एक कदम आगे न बढ़ सका और वहीं ढेर हो गया। अश के हल्क से एक वहचाना चीख निकली थी और फिर उसने बारहसिंगे की तरफ छलांग लगाई और उसके नजदीक पहुंचकर खुशी से नाचने लगी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी और मैं तहजीब के इस दौर में भी कदीम दौर के नमूने देख रहा था जो बिलाशुबा मुझे अजीब लग रहे थे। गार में पहुंचकर इंकिशाफ हुआ कि लाफा गायब है। अश उसे चारों तरफ तलाश करने लगी थी। फिर उसने मायूसी से कहा शायद वो चली गई। जाने दो, अच्छा ही हुआ, मैंने जवाब दिया। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, उसने परेशानी से कहा। क्यों? ओह, वो दूसरों को तुम्हारे बारे में बता देगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लापरवाही से कहा। तुम नहीं समझते सोबो, उसने मुझे प्यार से सोबो कर दिया था। वो लोग यहाँ आ जाएंगे और तुम्हें शिकार करने की कोशिश करेंगे। मैं इन्हें पत्थरों से हलाक कर दूंगा। तुम इन बातों को छोड़ो और शिकार खाने का बंदोबस्त करें। सोबो, वो किसी ख्याल के तहत बोली। तुमने आग जलाई थी और उसके बाद शिकार बहुत अच्छा हो गया था। हाँ, इस जानवर के साथ भी हम वही सलूक करेंगे। तुम खुश्क लकड़ियां इकट्ठी कर लो, जाओ, मैंने कहा और वो बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद बारहसिंगा आग पर लटक रहा था और लड़की दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रही थी। वो आग से खौफजदा भी थी और उसके नजदीक नहीं आ रही थी। बहरहाल गोश्त भुन गया और फिर दोनों उसे खाने लगे। दफातन वो चौंक पड़ी, उसका मुंह चलते चलते रुक गया। हवाओं की दोष पर एक हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। वह गोश्त का टुकड़ा छोड़कर खड़ी होगी। क्यों, क्या बात है? मैंने पूछा। लाफा ने बस्ती वालों को तुम्हारे बारे में बता दिया, वो रूहान से अंदाज में बोली। ओह, तुम्हें कैसे पता? वो आवाज, बस्ती वाले अब इस तरफ आ रहे हैं। आने दो, मैंने लापरवाही से कहा और गोश्त खाने लगा। नहीं, वो तुम्हें शिकार कर लेंगे, वो परेशान लहजा में बोली। करने दो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। नहीं सोबो, तुम उठो यहाँ से। वो मेरे करीब पहुंच गई और मेरा बाजू पकड़कर मुझे उठाने लगी। क्यों, तुम नहीं चाहती को मुझे शिकार करे? हाँ, मैं नहीं चाहती। क्यों? पहले तुम यहाँ से उठो, लाफाई ने इसी गार में लेकर आया कि तुम किसी दूसरे गार में छुप जाओ। जल्दी करो सोबो, जल्दी करो। क्या वो दूसरे गारों में मुझे तलाश न करेंगे? मैंने सवाल किया। वो परेशानी से गर्दन हिलाने लगी। तब फिर चलो, हम जर्द इलाके में चलते हैं। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इन लोगों के हाथ न लगने दूंगी। जर्द इलाका कौन सा है? दरख्तों के अंदर है, दूर के दरख्तों में, जहां से निकलने के बाद पानी का किनारा आ जाता है। वो किसी कीमत पर उधर नहीं जा सकते। कोई उधर से नहीं जाता क्योंकि वहां मौत हर वक्त मुंह खोले तैयार रहती है। खौफनाक दरख्तों की शक्ल में जो जरा सी देर में इंसान को हड्डियों का ढांचा बना देती है। और तो वो इस तरफ नहीं जाते, कभी नहीं जाते। तुम बातों में वक्त जाया मत करो, चलो इस तरफ चलो। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ओह, क्यों? तुम्हें जर्द इलाके से खौफ नहीं महसूस होता? होता, लेकिन तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि तुम्हें वहां के बारे में नहीं मालूम। मैं तुम्हें दरख्तों से भी बचाऊंगी। और मैं मुस्कुराती हुई नजरों से उसे देखने लगा। शिकार हो गई थी वहशी हिरनी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और खड़ा हो गया। लेकिन इसी वक्त बस्ती के वहशी शिकारी नजदीक पहुंच गए। शिकारियों की कई टोलियां किस्मत आजमाई के लिए आई थीं। इनके हाथों में बांसों के लंबे लंबे नेज़े थे जिन्हें वो हिला रहे थे और लाफा इनकी रहनुमाई कर रही थी। और फिर लाफा ने हमें देख लिया। एक तेज आवाज उसके होंठों से खारिज हुई और उसने जंगल से मेरी तरफ इशारा किया। दूसरे लम्हे आने वाले रुक गए। मेरे साथ खड़ी हुई अश को सब लोग देख रहे थे और फिर उनकी निगाहें मेरे ऊपर भी उठ जाती थी। इनके अंदाज में वहशत थी और होंठ इस तरह फड़फड़ा रहे थे जैसे अपनी पसंदीदा ग़िज़ा को देखकर वो मजे ले रहे हूँ। मैं इनका जायजा ले रहा था। तब मैंने अश की तरफ देखा और फिर मैं खामोशी से उन्हें देखता रहा। अश कांप रही थी। मैंने महसूस किया कि इनके तादाद बढ़ती चली जा रही है। अलबन बस्ती के बहुत सारे लोगों को यह खबर मिल गई थी कि कोई शिकार पानी से गुजर कर इन तक का पहुंचा है। चुनाचे टोलियों की टोलियां मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैंने देखा कि वो लोग चारों तरफ से भाले लिए हुए मुझ पर हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। फिर किसी ने चीख कर अश से कहा, तुम इनके साथ क्यों खड़ी हो? तुम वहां क्यों हो?
ये शिकार नहीं है, ये हमारा साथी है, हम में से है। क्या बकवास करती हो, ये हम में से नहीं हो सकता, ये गैर है, इसका रंग सुनहरा है। उसी शख्स ने जवाब दिया। कुछ भी हो, तुम इसे शिकार नहीं कर सकते, अश बोली। अश पीछे हट जाओ वरना हम तुम्हें भी हलाक कर देंगे, किसी और वैशी ने चीख कर कहा। मैं नहीं हटूंगी, तुम इसके साथ मुझे भी हलाक कर दो, अश ने कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये तो पुरानी दास्तान थी और वही सब कुछ हो रहा था जो होता रहा है। ये मेरे लिए कोई अनोखी बात नहीं थी प्रोफेसर, बल्कि तुम यूं समझो कि मेरी कहानी में काफी हद यकसानियत थी। हमेशा हर माहौल में यही सब कुछ तो मुझे मिलता रहा था। मैंने मुस्कुराकर अश को देखा और फिर उसके बाजू पर हाथ रख दिया। ठीक है अश, अब तुम पीछे हट जाओ, ये लोग मुझसे दुश्मनी का ऐलान कर चुके हैं। चुनाचा हक तो मुझे भी है कि मैं भी इनसे दुश्मनी का इजहार करूं। और नहीं सोबो, मैंने समझाने की कोशिश करती हूँ, अश ने कहा और चंद कदम आगे बढ़ गई। फौरन ही चंद वैशी मेरी तरफ तोड़ पड़े। वो फौरी तौर पर हमला करके मुझ पर काबू पाना चाहते थे। गालबन उनके नजदीक ये ख्याल होगा कि जो टोली मुझ पर पहले काबू पा लेगी वही मेरी मालिक होगी। लेकिन सूरत हाल उलट ही निकली, यानी जो टोली पहले मेरे नजदीक पहुंची और जिसने मुझे पहले हमले का निशाना बनाया, मैंने उनमें से दो के हाथों से नेज़े छीन लिए और फिर वो नेज़े पूरी कुव्वत से उन पर दे मारे। जबरदस्त चोट लगी थी उन्हें। गो मैंने हलाक करने के लिए उन पर वार नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद उनमें से एक की टांग टूट गई और दूसरे का जबड़ा अलग हो गया। तब इस टोली के 3 आदमी एकदम पीछे हट गए थे और नेज़े तोल तोल कर मेरी तरफ इशारे कर रहे थे और साथ साथ अपने साथियों की जानिब भी देख रहे थे। अभी वो चारों तरफ से मुझ पर हमला करने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि दफतन जंगल की तरफ से खौफनाक चिंगार सुनाई दी और मैंने सबके चेहरों पर दहशत और सरा सहमगे देखी। मैं इस चिंगार को पहचानता था, यह हाथी की चिंगार थी। अश खौफ से उछल पड़ी थी, उसका चेहरा एकदम जर्द हो गया था। ओ सिंघाना सिंघाना, उसने खौफजदा लहजा में कहा। मैंने जंगल की जानिब देखा, एक मस्त हाथी सुर्ख आंखें लिए दौड़ता हुआ बस्ती की जानिब आ रहा था। सिंघाना, चारों तरफ से आवाजें उभरी और जंगलियों ने भागना शुरू कर दिया। मैंने दिलचस्प सिंघाना को देखा जो सुर्ख सुर्ख आंखों से लोगों को घूरता हुआ इनके तरफ बढ़ रहा था। वो सब सरपट भाग रहे थे और सिंघाना इनका ताक़ुब कर रहा था। जरा सी देर में वो हमें पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। मैंने अश को देखा और बोला, ये सब क्या हुआ अश? सिंघाना, उसने खौफजदा लहजा में कहा। तुम इस हाथी की बात कर रहे हो? हाथी? उसने ताज्जुब से मुझे देखा। हाँ, शायद तुम इसे सिंघाना कहती हो। हाँ, सिंघाना ताकत का देवता। तुम नहीं समझते। उफ, ओह, दरख्त जड़ों से उखाड़ कर फेंक देता है, बस्तियां तबाह कर देता है। जब भी वो आबादी का रुख करता है तो बेपनाह बस्तियां खत्म हो जाती हैं और आज फिर वो बस्ती की जानिब दौड़ रहा है। मैंने गर्दन हिलाई तो वो ताकत का देवता है। हाँ, वो ताकत का देवता है। क्या तुम लोगों ने कभी उसका शिकार किया? ओह, ऐसी बातें ना करो, ऐसी बातें ना करो। तूफा कहता है अगर तुमने उसके बारे में बुरी बातें की तो वो तुम्हें फना कर देगा। हाँ तूफा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सिंघाना ताकत का देवता है, वो सब कुछ मिटाने की कुव्वत रखता है। कौन है जो इसके खिलाफ कुछ सोच सकता या कुछ कर सकता हो? तो अब वो तुम्हारी बस्ती में तबाही फैलाएगा। हाँ, और ना जाने कौन कौन इसका शिकार होगा। पहले भी वो तुम्हारी बस्तियों में तबाही फैला चुका है कई बार। आओ अश, मैं तुम्हारी बस्ती के लोगों को इस तबाही से बचाऊं। मैंने कहा और अश ने इन दोनों की तरफ देखा जो जख्मी पड़े हुए थे। शायद वो बेहोश थे या मुमकिन है मर चुके हों। मेरी बात अश की समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। अश को मैं तेज दौड़ते देख चुका था, लेकिन उसने आज पहली बार ही मुझे दौड़ते देखा था और वो काफी पीछे रह गई। मैंने सोचा चलो इसकी बस्ती वालों से खुद को इसी तरह रोशनास करवाऊं, इसलिए तेज दौड़ना जरूरी था, वरना इससे क्या फायदा कि वो काफी तादाद में मारे जा चुके हों। तब मैं इनके नजदीक पहुंचूं और मैंने रफ्तार और तेज कर दी। रास्ते में एक जगह मुझे लकड़ी के चंद नोकदार भाले पड़े नजर आए और मैंने कुछ सोचकर उनमें से एक भाला उठा लिया और फिर थोड़ी दूर दौड़ने के बाद मैंने पहाड़ों के उस जानिब उनकी बस्ती को देखा। कोई मकान न था, बस पत्थरों को चुनकर रहने की जगह बना ली गई थी जिनके अकम में सुराख थे, गोया वो गारों में रहते थे। कितना अजीब लग रहा था ये सब। मैंने स्याह हाथी को देखा जो उनकी बस्ती में दाखिल हो चुका था। वैशी चीखते हुए चारों तरफ दौड़ रहे थे, इनमें दहशत फैली हुई थी। चारों तरफ से सिंघाना की आवाजें उभर रही थी और फिर मेरी निगाहों के सामने हाथी ने 2 आदमियों को सूंड में दबाकर पैरों तले कुचल दिया। उनकी खरबनाक चीखें एक लम्हे के लिए गूंजी थीं और उसके बाद वही दूसरी चीखें। वैशी इसी तरह बदहवास हो गए थे कि वह अपनी राहशगाहों यानी इन सुराखों में भी नहीं घुस पा रहे थे, बस शोर मचाते हुए चारों तरफ दौड़ रहे थे। मैं बर्क रफ्तारी से दौड़ता हुआ हाथी के नजदीक पहुंच गया और फिर मैं उनके सामने आ गया। गजबनाक हाथी ने मुझे देखा और फिर मेरी तरफ सूंड घुमाई, लेकिन मैंने उसका वार खाली दिया और हाथ में पकड़ा हुआ नेजा उसकी आंख की तरफ फेंक दिया। नेजा आधी अनी तक उसकी आंख में पवस्त हो गया और हाथी की खौफनाक चिंगाड़ गूंज उठी। वो गर्भ से मुसलसल कराने और चिंगाड़ने लगा। कई बार वो अपनी जगह खड़ा हुआ था
इस असना में मैंने एक और नेजा उठा लिया और उसकी दूसरी आंख को ताकने लगा। फिर मुझे जूं ही मौका मिला, मैंने दूसरा नेजा भी ताक कर उसकी दूसरी आंख में बवस्त कर दिया। हाथी बदहवास हो गया, उसका रुख बदल गया और फिर वो चिंगाड़ता हुआ वापस भागा, लेकिन अब वो अंधा हो चुका था, इसलिए राह का तयन नहीं कर सका था। थोड़ी ही दूर चलकर वो एक चट्टान से टकराया और वहीं ढेर हो गया। थोड़ी देर तक वहीं वो पड़ा चिंगाड़ता रहा। वैशी रुक गए। बेशुमार वैशियों ने मेरी यह हरकत देखी थी और साकत रह गए थे। फिर हाथी सर्द हो गया, इसका बेडोल बदन थोड़ी देर तक तड़प कर साकत हो गया था और वैशियों पर भी सकूत तारी था। तब अश मेरे नजदीक पहुंच गई। सोबो, ये सिंघाना, तुमने सिंघाना को मार दिया? उसने कहा। हाँ देख लो, मैंने ताकत के देवता को हलाक कर दिया, मगर ये अच्छा ना हुआ। वो परेशानी से बोली। क्या? इस बार मैं हैरान रह गया था। खान, सिंघाना की मौत तबाही भी ला सकती है। बहुत पहले एक बार सिंघाना मारा गया था तो समंदर में पानी शोर मचाने लगा और फिर वो सिंघाना का बदला लेने के लिए बस्ती पर चढ़ तोड़ा। समंदर भी तो ताकत का देवता है और सिंघाना इसका भाई। चुनाचे पानी ने बेशुमार लोगों की जिंदगी छीन ली और पूरी बस्ती तबाह होगी। कुछ नहीं होगा। सिंघाना अगर ताकत के देवता का भाई था तो मैं उसका चच्चा हूं और तुम लोग अजीब हो। क्या वो बेशुमार लोगों को हलाक न कर देता? हाँ जरूर कर देता। तब फिर मैंने क्या बुरा किया? जो लोग मारे जाते, मौत उनका मुकद्दर होती, लेकिन सिंघाना की मौत? अच्छा फजूल बकवास मत करो अश। इन लोगों से कह दो कि जितनी तबाही सिंघाना फैला सकता था, इससे ज्यादा तबाही मैं इन पर नाजल कर दूंगा। अश खुश कोंटों पर जुबान फेर कर खामोश होगी। तब मैंने इन हैरान खड़े लोगों की तरफ देखा जिनकी निगाहों में हैरानी और खौफ के मिले जुले तासरात थे। बस्ती वालों, मैं पानी के दूसरी तरफ का अजनबी हूं। मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए जंगली जानवर को कत्ल कर दिया है। मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूं। और बस्ती वालों ये भी सुनो, तुम में से जो मेरा शिकार करने गए थे वो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दें कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकेंगे। मैंने जिस तरह सिंघानों को हलाक कर दिया है, इसी तरह मैं तुम सबको भी मार सकता हूं। और मैंने देखा स्याह वैशी कई कदम पीछे हट गए थे, उनके चेहरों से खौफ टपक रहा था। मैं तुम्हारे दरमियान आया हूं, कुछ रोज तुम्हारे साथ रहूंगा और इसके बाद तुम्हारी बस्ती से वापस पानी में चला जाऊंगा। बोलो, क्या तुम मुझे अपने दरमियान जगह दोगे? जवाब में सब बोलने लगे। वो बराबर पीछे हट रहे थे। जो कुछ वो बोल रहे थे वो मेरी समझ में नहीं आया। वो क्या कह रहे हैं आश? मैंने पूछा। वो तुम्हें बस्ती में रखने पर तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम सिंघाना के कातिल हो, तुम्हारी मौजूदगी बस्ती पर तबाही लाएगी। ओह, बड़े नाशुक्रे लोग हैं। खैर, मुझसे गलती हुई। अगर मुझे मालूम होता कि मेरी हमदर्दी का ये लोग ऐसा सिला देंगे तो मैं इस हाथी को कत्ल ही ना करता। बहरहाल ठीक है, मैं इसी गार में वापस चला जाऊंगा, लेकिन अश तुम मेरे साथ रहोगी। मैं लेकिन ये लोग मुझे जाने भी नहीं देंगे। अश ने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। को तुम्हारा क्या इरादा है? तुम सिंघाना के कातिल हो। अश खौफजदा अंदाज में बोली। और तो तुम भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती? नहीं, मैं पूरी बस्ती के लिए हलाकत का बायस नहीं बनूंगी। उसने जवाब दिया और मैं झुंझुला गया। बाकी अजीब लोग थे। मैं कोई फैसला भी नहीं कर पाया था कि अचानक मैंने दूर से एक वैशी को दौड़ते देखा। उसने हड्डियों की भाला पहनी हुई थी, दुबला पतला और दूसरे वैशियों की तरह नंग धड़ंग था। उसके हाथ में बल खाए हुए सांप की शक्ल की एक लकड़ी थी। वैशियों की निगाहें उसकी तरफ उठ गईं और एक बार फिर उनमें बनबनाहट गूंज उठी। वो शख्स उनके दरमियान रुककर शायद उनसे इस्तफसार करने लगा था और फिर वो लकड़ी हिलाता हुआ आगे बढ़ाया। अब वो मेरे मुकाबले खड़ा मुझे घूर रहा था। ये कौन है अश? मैंने थोड़े फासले पर खड़ी हुई अश से पूछा। तोहफा, उसने जवाब दिया। तभी वो शख्स बोल पड़ा। तुमने सिंघाना को मार दिया? क्या तुम लोग बिल्कुल पागल हो? मैंने उसे इसीलिए हलाक किया है कि तुम्हारी बस्ती उजाड़ देता। क्या तुम इन 2 लाशों को नहीं देख सके जिन्हें उसने हलाक किया? क्या इस तरह की बेशुमार लाशें यहाँ न बिखरी पड़ी होती? मैंने तो तुम्हारी हमदर्दी में यह काम किया है। ओह हाँ, ये लोग ना शुक्रगुजार हैं, दीवाने हैं ये लोग। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने यहाँ मेहमान रखूंगा। आओ, आ जाओ, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने सिंघानों को हलाक किया है। पानी के दूसरी जानिब से आने वाले, मेरे साथ आ। एक साथ के लिए मैंने सोचा और फिर मैं उसके साथ चल पड़ा। दूसरे तमाम लोग तोहफा से काफी खौफजदा थे। वो तोहफा को रास्ता दे रहे थे, मेरे तो वो साहिल से भी बचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दी। बहरहाल मैं कुछ वक्त तो यहाँ गुजारना चाहता था, इन गधों को भी करीब से देखना चाहता था। थोड़ी देर बाद मैं तूफा की झोंपड़ी में पहुंच गया। यह राजगाह भी दूसरी राजगाहों से मुख्तलिफ नहीं थी। एक छोटा सा चौबारा बना हुआ था जो ज्यादा ऊंचा भी नहीं था। मैंने मायूसी की निगाहों से उसे देखा। इस छोटी सी राजगाह में तो तूफा का रहना ही मुश्किल था। मैं क्या रहूंगा? आओ अंदर आ जाओ, तूफा ने कहा और बैठकर चौबारे के सुराग से अंदर दाखिल हो गया। इस राजगाह को देखकर मैं बहुत मायूस हुआ था, लेकिन अंदर से इसे देखकर मैंने गहरी सांस ली। एक चौड़ा सुराख नजर आ रहा था जो चौबारे के आखिरी सिरे पर जमीन में था। तूफा उसके नजदीक पहुंच गया। सुराख के ऊपर एक जानवर की खाल पड़ी हुई थी जो इस वक्त हटी हुई थी। आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी पोशीदा राजगाह में ले जाऊंगा। तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो, आ जाओ। वो सुराख में उतर गया। थोड़ा सा ढलवान था और उसके बाद एक कुशादा जगह थी। जमीन जिस तरह कटी हुई थी
इससे अंदाजा होता था कि ये सुराख इंसानी हाथों का कारनामा ही है। लेकिन बहरहाल बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। अंदर अजीब सी बू फैली हुई थी। वैसे गार में रोशनी थी और ये रोशनी चंद सुराखों से आ रही थी जो यकीनी तौर पर रोशनी के लिए ही बनाए गए थे। कार बेशुमार उल्टी सीधी चीजों से भरा हुआ था। इनमें जानवरों की खालें, इंसानी ढांचे और जानवरों की बड़ी बड़ी हड्डियां शामिल थीं। इनके अलावा कुछ कीमती और बड़े पत्थर भी चगमगा रहे थे। मैंने दिलचस्पी से इस गार को देखा। तोहफा मेरी जानिब देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरी निगाह उसकी निगाहों से मिली तो उसकी मुस्कुराहट और गहरी होगी। कैसी है ये जगह? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उम्दा और अनोखी, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम तूफा है। सारी बस्ती के लोग मुझे इज्जत देते हैं। तुमने देखा इन्होंने मेरे मामले में दखल नहीं दिया। हालांकि इनमें से कोई तुम्हारी यहाँ मौजूदगी पसंद नहीं करता। मुझे इस बात पर हैरत है तूफा, सिंघाना को तो मैंने इनकी भलाई के लिए हलाक किया था और वो उल्टे मेरे ही दुश्मन हो गए। सिंघाना कभी कभी बस्ती का रुख करता है, लेकिन समंदर जब बस्ती का रुख करता है तो जिंदा बचने वाले चंद ही होते हैं। हालांकि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। ये बात तुम नहीं समझोगे, लेकिन खैर तुम फिक्र ना करो, अब वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तूफा ने कहा और बेतुके अंदाज में हंस पड़ा। इसकी हंसी बहुत मकरू थी। यूं भी वो शख्स बड़ी घनाओनी शख्सियत का मालिक था और उसे कराहियत का एहसास होता था। बहरहाल तूफा, तुम जानते हो कि मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैं तुम्हारी इस बस्ती में अजनबी हूं। अगर मुझे अंदाजा होता तो यह काम न करता। वो तो ठीक है जवान, लेकिन तुमने सिंघाना को हलाक कैसे कर दिया? मैंने जिंदगी का खतरा मोल लिया था और मुझे भी हलाक कर सकता था। चलो अब इस बात को भूल जाओ। वैसे मुझे खतरा है। कैसा खतरा? अगर शाहूगा ने ये बात सुन ली तो वो तुम्हें कैदी देखना पसंद करेगा और ये भी मुमकिन है, अरे बाप रे, वो बड़ी जालिम है। ये भी मुमकिन है वो मेरा पेट फाड़ कर तुम्हें निकाल ले। वो उस अंदाज में कह रहा था जैसे उसकी तवज्जो मेरी तरफ न हो, लेकिन इसके इन जुमलों पर मैंने उसे गौर से देखा था। शाहूगा कौन है? पहाड़ों की मलका, इन वादियों की हुक्मरान। मगर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? यूं ही कोई खास मकसद नहीं। दरअसल मैं नहीं जानता कि बस्ती के लोग इसे सिंघाना की मौत की इतला देने दौड़ गए होंगे या नहीं। खैर मैं मालूम कर लूंगा। वो कहाँ रहती है? पहाड़ों में। वो हमारी मलका है। अच्छा मैं चलता हूँ, जरा बाहर के हालात देखूं वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और हाँ, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत उम्दा है। घबराओ तो बाहर निकल आना, मैं तुम्हारी ग़िज़ा का बंदोबस्त कर दूंगा।